तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून के बारे में, जो हर नागरिक के कानूनी अधिकारों पर असर डालता है। इसका नाम है परिसीमा अधिनियम 1963। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि किसी पर भी किसी भी पुरानी बात के लिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कभी भी केस किया जा सकता हो, तो क्या होगा? सबूत तो खो जाएंगे, गवाहों को ठीक से कुछ याद नहीं रहेगा और कानूनी सिस्टम में एक अजीब सी अनिश्चितता बनी रहेगी। इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए कानूनों में टाइम लिमिट तय की जाती है। ये जो लैटिन कहावत है, ये परिसीमा कानून का बिल्कुल मूल सिद्धांत है। मतलब सीधा सा है, कानून उन्हीं की मदद करता है जो अपने हक को लेकर जागे हुए हैं और सही समय पर एक्शन लेते हैं। ये कानून आलस को नहीं बल्कि सतर्कता को इनाम देता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि बिना डेडलाइन की दुनिया कैसी होगी, इस कानून का मेन नियम क्या है, वो कौन सी स्थितियां हैं जब समय की गिनती रुक सकती है, टाइम लिमिट चूकने का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है, कुछ जरूरी टाइम लिमिट्स को जानेंगे और आखिर में इसके पीछे की सोच को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई आखिर हमें इन कानूनी डेडलाइंस की जरूरत ही क्यों है। ये जो कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963, ये 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था। इसका काम क्या है? ये कानूनी कार्रवाइयों के लिए एक साफ सुथरा ढांचा, एक टाइम टेबल देता है। इसका मकसद सिर्फ केस खत्म करना नहीं, बल्कि डिफेंडेंट्स को पुराने दावों के अनिश्चित खतरे से बचाना और वादियों को अपने अधिकारों के लिए जल्दी एक्शन लेने को बढ़ावा देना है। चलिए अब इस कानून के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और इसके सबसे जरूरी नियम को समझते हैं। इसे हम आसान भाषा में यूज इट और लूज इट का नियम भी कह सकते हैं। इस कानून की जो धारा 3 है ना, वो इसकी जान है, इसका दिल है। ये साफ साफ कहती है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई तय समय के बाद शुरू की जाती है तो कोर्ट उसे खारिज कर देगी, भले ही दूसरी पार्टी ने टाइम लिमिट का मुद्दा उठाया हो या नहीं। हाँ, अब ये जो स्क्रीन पर है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून 2 तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक है परिसीमा काल, जो कानून की अनुसूची में दी गई बेसिक टाइम लिमिट है, और दूसरा है विहित काल, जो सारी कानूनी छूटों और हिसाब किताब के बाद तय की गई फाइनल टाइम लिमिट है। धारा 3 इसी विहित काल की बात करती है। और यहां किया जाएगा शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। मतलब कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर देर हो गई तो केस खारिज होना ही होना है। ये इस कानून की सख्ती को दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून हमेशा इतना सख्त होता है। कुछ खास हालात ऐसे भी हैं जहां ये समय की गिनती को रोकने या कह लीजिए रीसेट करने की इजाजत देता है। देखिए, ये कानून कुछ असली जिंदगी की मुश्किलों को समझता है। जैसे कि अगर कोई इंसान नाबालिग है या मान लीजिए मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, समय की गिनती रुक जाती है। इसी तरह अगर डिफेंडेंट ने कोई धोखाधड़ी की है, तो जब तक उस धोखाधड़ी का पता नहीं चलता, तब तक टाइम शुरू ही नहीं होता। अब ये जो धारा 18 है, ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है। सोचिए, अगर कोई कर्जदार है और वो अपनी देनदारी को लिखकर मान लेता है, तो बस उसी तारीख से टाइम की घड़ी फिर से शुरू हो जाती है। ये लेनदार के लिए एक तरह से नई जिंदगी जैसा है। पर हाँ, एक बात जरूरी है, ये जो मानना है, ये ओरिजिनल टाइम लिमिट खत्म होने से पहले होना चाहिए। अभी तक हमने जो भी बात की वो अदालत में केस करने का मौका खोने के बारे में थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां नतीजा इससे कहीं ज्यादा सीरियस होता है। एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, अपनी प्रॉपर्टी पर केस करने का हक खो देना, इससे भी बुरा क्या हो सकता है? और ये रहा इस कानून का सबसे कठोर नतीजा। धारा 27 के मुताबिक अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए तय समय के अंदर केस नहीं करता, तो वो सिर्फ केस करने का अधिकार ही नहीं खोता, बल्कि उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक, अपनी ओनरशिप ही हमेशा के लिए खो देता है। मतलब रेमेडी भी गई और राइट भी गया। और मजे की बात यह है कि जैसे समय अधिकार छीन सकता है, वैसे ही ये अधिकार दे भी सकता है। धारा 25 से कहती है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को शांति से बिना रोक टोक के 20 साल तक इस्तेमाल करता है, और अगर वो सरकारी प्रॉपर्टी है तो 30 साल तक, तो उसे उस प्रॉपर्टी पर कुछ अधिकार मिल सकते हैं। इसे सुखाचार या ईजमेंट कहते हैं। अच्छा, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के मामलों में टाइम लिमिट होती क्या है। ये जो दिख रहा है, ये उस कानून की अनुसूची का एक हिस्सा है। इसमें हर तरह के केस, अपील और एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइम लिमिट दी गई है। ये बहुत डिटेल्ड है ताकि कानून में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं,
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से जुड़े ज्यादातर मामलों के लिए 3 साल का वक्त मिलता है। जमीन या घर जैसी अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए केस करना है तो 12 साल की लिमिट है, और हाई कोर्ट में अपील करनी है तो आमतौर पर 90 दिन का टाइम होता है। तो चलिए आखिर में हम वापस उसी सिद्धांत पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लिमिटेशन एक्ट सिर्फ एक टेक्निकल नियम नहीं है। ये समाज में एक तरह का बैलेंस और स्थिरता लाने का एक तरीका है। ये पक्का करता है कि कानूनी झगड़े हमेशा के लिए ना चलते रहें और लोग अपने हक को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या न्याय पर टाइम की पाबंदी लगाना एक परफेक्ट सिस्टम है, या फिर ये एक जरूरी समझौता है एक ऐसी सोसाइटी के लिए जहां विवादों का अंत हो और लोग शांति से आगे बढ़ सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।